नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। इस रिकॉर्डिंग में हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भूमिका को देखते हुए आगे एक एक करके प्रारंभ से लेके जाक देरिदा तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लॉन्जाइनस, दांते, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कार्ल मार्क्स, मैथ्यू अर्नल्ड, सिगमंड फ्रायड, बेनेडिक्टो क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड, क्लिंथ ब्रूक्स, रोland बार्थ, जाक देरिदा आदि के माध्यम से आदि की चिंतन को देखते हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्लेटो का काव्य चिंतन देखते हैं। इस रिकॉर्डिंग की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य, प्रस्तावना यानी भूमिका, युग परिचय, प्लेटो का व्यक्तित्व, काव्य प्रेरणा और काव्य का सत्य, मतलब काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य, काव्य सत्य और अनुकरण, प्रत्ययवाद से तात्पर्य, समाहार, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, कुछ उपयोगी पुस्तकें, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सामान्य लेते हुए हम लोग उद्देश्य देखते हैं कि इस रिकॉर्डिंग के बाद इस रिकॉर्डिंग का उद्देश्य क्या है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप बता सकेंगे कि पश्चिम में साहित्य चिंतन का आरंभ कब हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चिंतन किन आचार्यों का है, प्लेटो के समय और उनके व्यक्तित्व के विषय में जानकारी दे सकेंगे, प्लेटो के काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य संबंधित विचारों का परिचय दे सकेंगे, उनके अनुकरण संबंधित सिद्धांत की चर्चा कर सकेंगे, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रभाव का विवेचन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत ने परिवर्तित साहित्य चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया। चलिए प्रस्तावना देखिए। इस रिकॉर्डिंग की पिछली इकाइयों में यानी कि आप भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। मतलब हम लोग पहले के जो वीडियो में आचार्य भरत मुनि से लेकर पूरे अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ वगैरह के बारे में जो हम लोग जाने थे, वहाँ तक हम लोग एक यात्रा किए थे। अब इसमें जो है साहित्य के स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य चिंतन के विभिन्न संप्रदायों के विषय में जानकारी पाने के अतिरिक्त अपने शब्द शक्तियों के विषय में आपने शब्द शक्तियों के विषय में सुना है या सुनेंगे। प्रस्तुत खंड में हम प्रस्तुत रिकॉर्डिंग में हम पश्चिमी साहित्य सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करेंगे। पश्चिम में साहित्य शास्त्र के विकास के संकेत 5वीं शती ईसा पूर्व के पहले से मिलने लगते हैं। हेलियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य के हेतु तथा काव्य प्रयोजन संबंधित मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध नाटककार अरिस्तोफेनिस के नाटकों में भी हास्य व्यंग के माध्यम से साहित्य के सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। साहित्य के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है, किंतु एक सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य आलोचना के दर्शन हमें सबसे पहले प्लेटो में ही मिलते हैं। प्लेटो मूलतः आत्मवादी चिंतक हैं। उन्होंने कविता पर एक दार्शनिक की दृष्टि से विचार किया है।
न कि कवि या आलोचक की दृष्टि से, न कि आचार्य की दृष्टि से। प्लेटो के शिष्य अरस्तुत ने कविता पर अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टि से विचार किया। गुरु और शिष्य की मूल दृष्टि का अंतर उनके काव्य सिद्धांतों में दो जीवन दृष्टियों का अंतर बनकर सामने आता है। प्लेटो जहां अनुकरण को यथार्थ से दूर और यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, वहीं अरस्तुत उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। अरस्तुत के विवेचन के लगभग 2 शताब्दियों तक साहित्य सिद्धांतों की विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं है। उनके बाद रोमन कवि हारेस यानी 65 से 68 ईसा पूर्व की आर्स पोइटिका का साहित्य सिद्धांत के रूप में उल्लेख मिलता है। उनका भाषा संबंधित सिद्धांत काव्यालोचना के क्षेत्र में उनकी एक विशेष देन है। ईसा की पहली शताब्दी में यूनानी चिंतक लॉन्गिनुस यानी कि लॉन्जाइनस की कृति पेरिउप्सुस में काव्य के संदर्भ में उदात्त को बहुत अधिक महत्व दिया गया। ईसाई की 3री शताब्दी तक आते आते आत्मवाद तथा वस्तुवाद क्रमशः नव्य प्लेटोवाद और नव्य अभिजात्यवाद के रूप में सामने आने लगा। इस समय प्लॉटिनस ने गहन दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नव्य प्लेटोवाद का प्रभाव मध्ययुगीन धार्मिक चिंतन पर पड़ा। अब युग परिचय से थोड़ा सा परिचित हो जाइए हम। देखिए युग परिचय पश्चिम में सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य आलोचना के दर्शन सबसे पहले प्लेटो यानी कि 427 से 347 ईसा पूर्व में होते हैं। प्लेटो का समय है 427 से 347 यानी कि प्लेटो में होते हैं साहित्य आलोचना दर्शन का सबसे पहले दर्शन। उनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जिसे एथेंस यानी यूनान का पतन काल कहा जाता है। युद्ध में पराजित एथेंस अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए शक्तिहीन हो चुका था। चारों ओर आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश और सर्वत्र अवसरवादिता विश्वासघात का माहौल था। ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी थी जो दास थे और जिनकी पीड़ाएं अकथनीय थीं। इन श्रमजीवी दासों के बल पर ही एथेंस की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ था, किंतु ये लोग नागरिक जीवन में अधिकार पाने से वंचित थे। प्रजातंत्र के नाम पर राजसत्ता व्यापारियों और कुछ एक कुलीनों के कब्जे में थी। इसलिए अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्लेटो की मूल दृष्टि आत्मवादी या प्रत्ययवादी सब्जेक्टिव या आइडियालिस्ट थी, अर्थात उनके मत से यह विश्व और इसके सकल पदार्थ विश्व की विराट चेतना में प्रत्यय के रूप में स्थित है। बाहरी संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह उस अमूर्त प्रत्यय का मूर्त अनुकरण मात्र है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण करती है और इस सामग्री को ही संशोधित संपादित कर संयोजित करती है। अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण समानतः संग्रहणी नहीं है। प्लेटो के मत से कविता में वैज्ञानिकता, तर्क, सिद्धांत और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। प्लेटो का मानना है कि कविता में वैज्ञानिकता, तर्क, सिद्धांत तथा गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। चलिए प्लेटो का व्यक्तित्व देखिए। प्लेटो का जन्म एक कुलीन वंश में हुआ। उन्होंने
उन्हें अपने माता पिता ने, मतलब उनके माता पिता ने उन्हें अरिस्टोक्लिस नाम दिया, किंतु उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर मल्ल गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया। प्लातोन का अर्थ है चौड़ा चकड़ा, चौड़ा चकड़ा यानी चौड़ा चिकना। अरबी फारसी परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो के दुर्भाग्य की भी एक कहानी है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और माता ने दूसरा विवाह कर लिया। उनका बचपन एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में बीता जिसके सदस्य लंबे समय से एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते चले आ रहे थे। प्लेटो ने स्वयं प्रत्यक्ष राजनीतिक में भाग नहीं लिया, किंतु सच बात यह है कि उनके संस्कारों और विचारों में राजनीति रमी हुई थी। युवा प्लेटो, जिसकी उम्र 20 वर्ष रही होगी, महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई, यानी प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो अरस्तु के। इतना ही नहीं, वे सुकरात के मृत्यु क्षण तक उनके साथ रहे। 28 वर्ष की अवस्था से लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर में भ्रमण करते हुए विभिन्न मतांतरों का अध्ययन करते रहे और वैचारिक रूप से परिपक्व होकर एथेंस लौटे। प्रौढ़ प्लेटो ने लौटकर उस प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का श्रेय प्राप्त है। प्लेटो से संबंधित तथ्य यह बात भी सामने लाते हैं कि किशोर और युवा प्लेटो की रुचि काव्य रचना में थी, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर अपनी काव्य रचनाएं उन्होंने नष्ट कर दी और रचना कर समाप्त। आज भी उनकी काव्य रचना के कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। प्लेटो का चिंतन संवादों से मुखरित हुआ है। यह विश्वास किया जाता है कि अकादमी की स्थापना के पूर्व वे अनेक संवादों डायलॉग्स की रचना कर चुके थे। अकादमी की स्थापना के 20 वर्ष तक उन्होंने कोई संवाद नहीं लिखा, लेकिन अंतिम वर्षों में फिर से संवादों की ओर प्रमुख हुए। उनका अंतिम संवाद लाज नाम से प्रसिद्ध है। प्लेटो के कुछ संवाद पोलितेइया यानी रिपब्लिक तीसरी पुस्तक है ईयान में संकलित हैं। कुल मिलाकर विद्वान प्लेटो की 28 रचनाओं को प्रमाणिक कृतित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसमें से 27 संवाद और 11 पत्रों का एक संग्रह शामिल है। यह बात भूलने की नहीं है कि प्लेटो ने काव्य और कला के संबंध में किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की है। मतलब काव्य शास्त्र या काव्य और कला के संदर्भ में प्लेटो की कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। संवादों में प्रसंगवश काव्य या कला की चर्चा आती रहती है। ऐसे संवादों में यून, फ्रेडस, सिम्पोसियन आदि का नाम लिया जा सकता है। प्लेटो के संवादों की प्रमुख विशेषता है द्वंद्वात्मक पद्धति। संवादों के प्रमुख नाटकीय पात्र सुकरात के कथन में जगह जगह पूर्वापर असंगतियां और अंतर्विरोध मिलते हैं। प्रायः पाठक यह निश्चित नहीं कर पाता कि मूल विषय पर स्वयं प्लेटो के विचार क्या हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद इस द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं जिनके प्रति विद्वानों का अपना आकर्षण रहा है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की बुनियादी चिंता रिपब्लिक यानी कि आदर्श गणराज्य में उनकी उपयोगिता,
इस उपयोगिता का निर्णय करने के लिए ही प्लेटो ने काव्य की प्रेरणा और काव्य का स्वरूप, काव्य के विषय, काव्य के रूप, काव्य और सत्य का संबंध, काव्य और सौंदर्य, काव्य और लोक मंगल, कला की परिभाषा, कलाओं में काव्य का स्थान, जीवन और कविता आदि अनेक विषयों पर चर्चा की है। प्लेटो के इन विचारों की व्यापकता को देखते हुए इनमें एक व्यापक और व्यवस्थित काव्य सिद्धांत के पुनर्निर्माण की संभावना का संकेत मिलता है, भले ही प्लेटो के संवादों में किसी निश्चित क्रम का निर्वाह न किया गया हो। काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य। प्लेटो ने काव्य और कला को दैवी प्रेरणा का परिणाम माना है। प्लेटो ने काव्य और कला को दैवी यानी ईश्वरीय प्रेरणा का परिणाम माना है। उन्होंने अपने संवादों में अनेक स्थानों पर कवि के दिव्य पागलपन, डिवाइन इंसैनिटी की चर्चा की है। उनका यह भी विश्वास है कि सृजन के क्षणों में परमात्मा कवियों से उनका मस्तिष्क छीन लेता है। विद्या की देवी सरस्वती कवि के भीतर एक ऐसी कल्पना शक्ति जागृत करती हैं कि वह भाव वेग की प्रेरणा के बिना रह नहीं सकता। प्लेटो ने प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक कवि होमर की कृतियों यानी इलियड और ओडिसी पर विचार करते हुए भी यह मत व्यक्त किया है कि उनकी कविताओं और चरित्रों में भाव, वेग और कल्पना अतिरेक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। प्रेरणा दिव्य शक्ति के रूप में कवि को संचालित करती है और एक अमीर श्रृंखला बनाती है। प्लेटो द्वारा कविता की दिव्य प्रेरणा की चर्चा इस एक प्रकार से काव्य की सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं जो ईआन नामक संवाद में मिलते हैं। काव्य सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो की यह मानता है कि सभी समर्थ कवि अपनी रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवी शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। अर्थात कवि कर्म किसी वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर आधारित नहीं है। कवि में सृजन की क्षमता का उदय दैवी शक्ति की प्रेरणा के रूप में होता है। अपने इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने यह तर्क दिया कि काव्य सृजन के क्षण में रचनाकार किन्हीं कलात्मक नियमों के आधार पर रचना में प्रवृत्त नहीं होता है, वह तो दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए प्लेटो कवि के दिव्य पागलपन की चर्चा बार बार करते हैं। उनके अनुसार यह किसी प्रकार की मानसिक विकृति यानी मनोग्रंथि का परिणाम न होकर दिव्य प्रेरणा से अभिभूत मानव की सहज आत्मविस्मृति का सुपरिणाम है। निष्कर्ष यह कि काव्य का सृजन ऐसी मन स्थिति में होता है जब कवि अपनी सहज विवेक वयस्कता को खोकर किन्हीं दैविक शक्तियों के अधीन हो जाता है। इतना ही नहीं वह एक आरोपित व्यक्तित्व धारण कर लेता है। प्लेटो का विचार है कि इस अवस्था में वह केवल एक यंत्र, एक माध्यम मात्र रह जाता है। इस मन स्थिति में उच्चरित अमूल्य वाणी का वक्ता स्वयं कवि नहीं होता, वह दैवी उक्तियों का माध्यम मात्र होता है। समस्त सुंदरतम कविता का आविष्कार मूलतः काव्य देवियों द्वारा होता है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उनका प्रवक्ता मात्र होता है। सृजन क्षण को प्लेटो सचेष्ट प्रयत्न न मानकर अनायास घटित घटना मानते हैं। उनके मतानुसार दैवी अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। काव्य सृजन प्रक्रिया को प्लेटो ने एक सुनिश्चित कलात्मक प्रयास नहीं माना,
कविता उनके लिए शिल्प नहीं। इस कथन को पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन, कुसुम बाठिया द्वारा लिखित संपादित पुस्तक के पृष्ठ संख्या 38 से लिया गया है। इस कथन को इस प्रकार प्लेटो ने कवि को कविता का निमित्त कारण मानकर उसे सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। कवि कविता के प्रति इस हद तक समर्पित हो जाता है कि कवि कविता की रचना नहीं करता, वह स्वयं रच जाती है। उसका रचनाकार तो ईश्वर ही है। प्लेटो के इस काव्य सृजन सिद्धांत का काफी समय बाद रोमांटिक कवियों ने समर्थन किया। शायद प्लेटो से पहले भी यह धारणा चली आ रही थी कि काव्य दैवी प्रेरणा का परिणाम है। इसका प्रमाण यह है कि होमर ने अपनी काव्य रचना का आरंभ काव्य देवियों की स्तुति के साथ किया है। प्लेटो ने फाइड्रस में काव्य विक्षेप यानी दिव्य पागलपन के 4 प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें कवि को पैगंबर, धर्मगुरु, प्रेमी का समवर्गीय सिद्ध किया गया है। यान प्लेटो के इन्हीं विचारों का विस्तार करता है। विद्वानों का मानना है कि अनेक परिवर्तनों से गुजरने पर भी प्लेटो का यह सिद्धांत आज भी जीवित है। जीवित होने का प्रमाण यह है कि इस सिद्धांत की अनुगूंज शेक्सपियर, ड्राइडन तक में सुनाई देती है। यह दूसरी बात है कि प्लेटो ने रिपब्लिक के 10वें अध्याय में जिस रूप में काव्य की चर्चा की है वह इयोन की काव्य चर्चा से काफी भिन्न है। इयोन में तो प्लेटो कविता की दैवी प्रेरणा परक व्याख्या करते हुए कवि को एकदम झूठा असत्यभाषी तक कह देते हैं। मूल बात यह है कि अपने काव्य चिंतन में प्लेटो नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ते चले गए और उन्होंने कवि की नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न पर ही गंभीरता से विचार किया। रिपब्लिक के विचारों में कवि के नैतिक दायित्व की चिंता प्रधान रूप से व्याप्त है। विद्वान कहते हैं कि यह कवि और दार्शनिक के बीच द्वंद्वात्मक संबंध विषयक चिंता का परिणाम है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का आधार नैतिकता और आदर्श राज्य का निर्माण है। उनके कला संबंधित सभी विचार आदर्श नागरिक के निर्माण की चिंता के संदर्भ को ही व्यक्त करते हैं। ललित कलाओं का प्रसंग आने पर कभी कभार प्लेटो व्यक्तित्व निर्माण के लिए संगीत की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, किंतु इस तरह के विचार उनके चिंतन का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। कला के संदर्भ में माइमेसिस अनुकरण यानी कि अनुकरण शब्द का प्रयोग उन्होंने परंपरा सिद्ध मानकर प्रश्न को यह रूप दिया कि अनुकरण का विषय क्या है और कला के लिए अनुकरणी क्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग 2 संदर्भों में किया है। पहला विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए और दूसरा वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए। विद्वान मानते हैं कि पहले का संबंध तत्व मीमांसा से है और दूसरे का संबंध नैतिकता से संबंधित प्रश्नों से। कला का प्रश्न नैतिक परिधि में आता है। कला चिंतन के इतिहास में प्लेटो को नैतिकतावादी मानने के मूल में यही धारणा सक्रिय रही है। काव्य सत्य और अनुकरण। प्लेटो के लिए काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न ही अनावश्यक है। काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर बच्चों को सुनाई देने वाली कहानियां प्रायः कल्पित और असत्य होती हैं। मूल चुनाव यहाँ सत्य असत्य का नहीं
अच्छे झूठ और बुरे झूठ के बीच का है। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से रही। भारत में भी अनेक पुराण कथाएं ऐसी हैं जिनको लेकर प्रश्न सत्य असत्य का नहीं, हम केवल इस तथ्य की ओर आकृष्ट होते हैं कि उसमें कल्पना की सृजनात्मकता का किस हद तक उपयोग हुआ है। प्लेटो का स्पष्ट मत है कि काव्य में ऐसे विषयों की चर्चा होनी चाहिए जो सद्मूल्यों पर आधारित हों। विवेकहीन, अपरिपक्व, असंगत, अनैतिक, मन का दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य नैतिक संस्कारों के निर्माण का साधन होना चाहिए। सोच समझकर ही प्लेटो ने अन्यापदेशिक शैली में लिखी गई कथाओं को भी निषिद्ध माना है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि कच्ची उम्र के बच्चों में कथा के अभिधेय और अन्योपदेशिक अर्थ के बीच अंतर करने की न तो क्षमता होती है और न तमीज। यदि कवि लोक मंगलकारी विचारों का अनुकर्ता हो, यानी ऐसी कविता करे जिससे समाज का हित यानी लोक मंगल हो, तो प्लेटो उसे अपने आदर्श गणतंत्र में रखने को तैयार दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से है। जाहिर है कि प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण का अनुकरण होने के कारण नहीं किया, बल्कि अनैतिक होने के कारण किया। यहाँ इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्लेटो के मत से मूल सत्य यानी कि प्रत्यय है, मूल सत्य जो है प्रत्यय है। उस सत्य प्रत्यय का अनुकरण प्रकृति है और उस प्रकृति का अनुकरण कलाकृति अथवा कविता में प्रकट होता है। जो अंतर सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और आभास के बीच है। कला का स्वभाव अनुकरणात्मक है, अर्थात असत्य मूलक है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है। परीक्षाओं में अक्सर इन पंक्तियों को पूछा जाता है कि अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाती है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कार्ल रीच। 4 ऑप्शन हो जाएगा, उसमें से आप लोग टिक मारेंगे। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाती है। प्लेटो ने अपनी बात कुर्सी मेज बनाने वाले एक बढ़ई का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि रचनाकार वस्तु जगत की चीज़ों के इस तरह के अनुकरण से प्रभावित होता है। प्लेटो ने सुकरात और ग्लाकन के संवाद के द्वारा अपने अभिप्रेत को स्पष्ट किया है। सुकरात कहते हैं, क्या तुम अनुकरण को इतनी अच्छी तरह से समझते हो कि मुझे इसके बारे में समझा सको? क्योंकि मैं स्वयं भी पूर्णतः नहीं समझता कि वह है क्या। गुलांकन कहते हैं, संभव है मुझे अनुकरण के स्वरूप का पता हो। सुकरात फिर आगे कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें इसका स्वरूप पता हो, क्योंकि बहुधा ऐसा भी होता है कि धुंधले ज्ञान वाले लोग अपने कथ्य का पूर्ण ज्ञानी लोगों से भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। आगे ग्लाकन कहता है, यह तो है ही, परंतु तुम्हारी उपस्थिति में मुझ में इतना साहस नहीं होता कि मैं बोल सकूं कि मैं क्या सोचता हूं। अतः पहले तुम अपना मत दो। सुकरात, हम अपना विवेचन सामान्य पद्धति से ही आरंभ करते हैं। हम उन समस्त वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखने के आदी हैं जिनके लिए हम एक नाम देते हैं। गुलांकन,
अब हमें वस्तुओं की कोई भी श्रेणी बना लेनी चाहिए जैसे तुम चाहो। उदाहरण यदि काम चले तो पलंग और मेज को ही ले लो। सुकरात, परंतु इन वस्तुओं की दो आकृतियां हैं, एक पलंग की और एक मेज की। गलांकन, तब ठीक है, क्या हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण आकृति को देखकर ही अपने मस्तिष्क में विचार लाता है? तब ठीक है, क्या हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक वस्तु का निर्माता आकृति को देखकर ही अपने मस्तिष्क में विचार लाता है? पलंग और मेज का हम उपयोग करते हैं जैसे कि अन्य वस्तुओं को उपयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी निर्माता वास्तविक आकृति निर्माण नहीं कर सकता, और करे भी कैसे? सुकरात, यह सोच तुम उस निर्माता को किस नाम से पुकारोगे? यह सोचो तुम उस निर्माता को किस नाम से पुकारोगे? मेरा मतलब उस व्यक्ति से है जो संपूर्ण वस्तुओं को बनाता है और सभी हस्तकलाओं का वही उद्गम स्रोत है। गलाकन, तुम तो किसी अद्भुत प्रतिभाशाली एवं कुशल व्यक्ति की बात कर रहे हो। तनिक ठहरो, सुकरात ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास इस बात को कहने के लिए और भी पुष्ट कारण होगा। यह शिल्पी इस प्रकार की अनेक वस्तुएं ही नहीं बनाता, अपितु वह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु का निर्माता है, संपूर्ण प्राणी जगत को उत्पन्न करता है और हम सभी को भी इतने से संतुष्ट न होकर स्वर्गलोक या मृत्युलोक की सृष्टि करता है तथा स्वर्ग एवं पृथ्वी के नीचे नरक की अन्य वस्तुओं की भी। गलाकन, तुम तो किसी अद्भुत तथा चतुर के विषय में कह रहे हो। सुकरात ने जवाब दिया। क्या तुम विश्वास नहीं करते? मुझे बताओ, तुम्हारे विचार से ऐसा कोई सृष्टा नहीं है, या तुम्हारा यह विचार है कि मनुष्य एक प्रकार से इन समस्त वस्तुओं का निर्माता हो सकता है और दूसरे प्रकार से नहीं? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि पद्धति विशेष से तुम भी ये सब वस्तुएं बना सकती हो? प्लेटो ने स्पष्ट कहा कि अनुकर्ता मतलब अभिनेता, नट। अनुकर्ता कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते, प्रतीयमान वस्तुओं का चित्रण करते हैं, क्योंकि मूल में यथार्थ वस्तु महान शिल्पी यानी परमात्मा की बनाई हुई है। कवि तथा चित्रकार दोनों ही उसका अनुकरण या नकल करते हैं। उदाहरण के लिए बढ़ई जिस पलंग या कुर्सी को बनाकर तैयार करता है वह विराट सृष्टा यानी ईश्वर के मस्तिष्क में बने रूप की छाया मात्र है। फिर भी बढ़ई सत्य के काफ़ी निकट पहुंचा है, लेकिन चित्रकार जो उस पलंग का चित्र बनाता है वह तो यथार्थ से दोगुना तिगुना दूर चला गया है। सत्य से तिगुनी दूर चले जाने की चर्चा उन्होंने इस प्रकार की है। सुकरात कहता है, यह कठिन नहीं है। तुम बिना विलंब के प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं को बना सकते थे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि दर्पण को लेकर चतुर्दिक घुमाओ। इस पद्धति से तुम फौरन ही सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी स्वयं तथा अन्य जीवधारियों को लता, ध्रुवों तथा उन सभी वस्तुओं को बना सकते हो जिनकी चर्चा हुई है। गलाक, ठीक है, परंतु यह संपूर्ण प्रकृति प्रतीयमान होगी, वास्तविक नहीं। सुकरात, तुमने बहुत ठीक बात कह दी। जो मेरी धारणा थी वही तुमने कहा। मैं सोचता हूँ चित्रकार भी इस प्रकार का निर्माता है। गलाकन, तुम यह भी कह सकते हो या कहोगे कि वह जो कुछ बनाता है वह वास्तविक नहीं होता है, जबकि एक प्रकार से चित्रकार भी पलंग की सृष्टि करता है या नहीं जब वह चित्र मतलब पलंग बनाता है।
अर्थात बढ़ई जो बनाता है वह वास्तविक मतलब सत्य पलंग का निर्माण नहीं करता। वह जो बनाता है वह वास्तविक का अनुकरण मात्र है। अतः मूल पलंग का निर्माता है ईश्वर। दूसरा जो उसी का निर्माण करता है बढ़ई, तीसरा उसी पलंग का चित्र आंकता है चित्रकार। ईश्वर द्वारा पलंग की रचना वास्तविक है, शेष दोनों ही उसके अनुकर्ता हैं। मतलब ईश्वर अनुकार्य है और चित्रकार कवि या बढ़ई अनुकर्ता है। इसलिए बढ़ई सत्य से दुगुना दूर और चित्रकार सत्य से तिगुना दूर हो जाता है। जो बात चित्रकार पर लागू होती है वही कवि पर भी, क्योंकि दोनों ही एक ही कोटि के प्राणी हैं। जिस प्रकार चित्रकार सत्य से तिगुना दूर ठहरता है, दूसरे शब्दों में यही बात इस प्रकार से कही जा सकती है कि काव्य मूल प्रकृति का अनुकरण है एवं प्रकृति सत्य का अनुकरण करती है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है। अतः कवि का अनुकरण झूठा होने के कारण वह पूर्ण आदर का अधिकारी नहीं है। वास्तविकता और उसका आभास। एक्सप्रेशन एंड रियलिटी। प्लेटो ने अनुकरण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को प्रकट किया है कि कवि या प्लेटो के अनुकरण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को प्रकट किया है कि कवि या कलाकार वस्तुओं का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करता है जैसे वे हैं, अथवा उनका अनुकरण मात्र तथ्य और कल्पना पर आधारित होता है। उन्होंने पलंग वाला उदाहरण फिर दोहराया और कहा कि यदि हम उस पलंग को एक किनारे के सामने से अथवा अन्य किसी सिरे से देखने की कोशिश करते हैं तो वह अलग अलग ढंग से दिखाई देता है। दिखाई देने वाला यह अंतर वास्तविक है अथवा आभास मात्र है। क्या यह वैसा ही अनुकरण है जैसा कि मूल पलंग, या यह वैसा दिखाई देता है जैसा उसे रचना में ढाला जाता है? क्या वह केवल कलात्मक अनुकरण है, कल्पनात्मक अनुकरण है? क्या वह केवल कल्पनात्मक अनुकरण है अथवा सत्य का अनुकरण है? इस बात का जब हम निर्णय करते हैं तब यही स्पष्ट होता है कि कवि या चित्रकार प्रकृति निर्माता के पलंग का यथातथ्य अनुकरण नहीं कर सकता। उसकी असफलता ने उसे अनुकरण के द्वारा सत्य से बहुत दूर कर दिया है। वह ऐसी कल्पना मिला देता है जिस पर पहले तो विश्वास ही नहीं हो सकता। यदि विश्वास हो भी जाए तो यह धोखे का विश्वास है। धोखे का यह विश्वास विवेकहीन व्यक्ति को ही हो सकता है। अतः कवि या कलाकार अपनी तरह के मूर्ख व्यक्तियों को ही मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि सत्य असत्य की अभिव्यक्ति उन्हें नहीं होती, इसलिए उसका अनुकर्ता भी अज्ञान में जीता है। लेकिन विवेक युक्त प्राणी को तो इस अज्ञानपूर्ण अनुकरण की भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि यह त्याज्य है। प्लेटो ने अपनी बात के पुष्टिकरण के लिए त्रासद कवियों में अग्रणी होमर का नाम लिया। उन्होंने यह घोषणा की कि दुनिया भर के त्रासद कवियों को होमर ने ही झूठ सिखाया। त्रासदी का कवि होमर यह जानता है कि वह कैसे लिखी जाती है और इसका दिव्य ज्ञान
उसे है। साथ ही वह त्रासद का उचित निर्वाह भी कर सकता है और म्यूज के वश में रहता हुआ भी वह कह देता है जो उसे कहना चाहिए। त्रासदी पढ़ते हुए भी हम यह कैसे भूल सकते हैं कि यह एक अनुकरण है और यह अनुकर्ता कवि अंतिम वास्तविक को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। मेरे प्यारे होमर, अगर तुम्हारा गुणात्मक ज्ञान सत्य से दूर नहीं है और तुम हमारी अनुकरण की परिभाषा के अनुसार केवल कल्पनाजीवी नहीं हो और अगर तुम सत्य से सच्चे अर्थों में संबंधित हो, साथ ही तुम मनुष्य की जिंदगी की अच्छी बुरी बनाने वाली वस्तुएं भी जानते हो, तो भी क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने किस शहर अथवा किस सरकार का कितना सुधार किया है? होमर के सेनापतियों ने या सलाहकारों ने अपने समय में ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा है जिसने देश का उद्धार किया हो? यह बात कैसे मानी जाए कि होमर ने मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि दी, जबकि उसकी कृतियों को देखने से यह लगता है कि उसने मनुष्य को छला है। जिस व्यक्ति ने अनुकरण को अपनाया है वह केवल छायाकृति को ही पकड़ सका है। अतः प्लेटो ने होमरीय जीवन के आदर्शों का भरसक खंडन किया। प्लेटो ने कहा है, परंतु सोचो ग्लाकन, यदि होमर सचमुच लोगों को शिक्षित करके उन्हें श्रेष्ठ बनाने में सफल रहा होता, यदि उसे केवल अनुकरण के क्षेत्र में ही सफलता मिली होती, तो उसने कई शिष्य नहीं बनाए होते और वह उनके सम्मान और प्रेम पत्र का पात्र न होता। यदि होमर लोगों को उत्कृष्ट बनाने में कुछ सहायता कर सका होता, तो क्या उस समय का समाज उसे और हेसियाद को गीत गाते हुए यहाँ वहाँ भटकने के लिए छोड़ देता? लोग उसे सोने से भी अधिक मूल्यवान समझकर अपने साथ रखते और यदि उसमें वे सफल होते तो लोग अपनी शिक्षा का भार सौंप कर उसके पीछे पीछे भागते दिखाई देते। तात्पर्य, प्रत्ययवाद से तात्पर्य। अगला शीर्षक प्रत्ययवाद से तात्पर्य। प्लेटो ने काव्य और दर्शन के सापेक्ष महत्व को लेकर अंतर्द्वंद दिखाई देता है। इसका कारण है वे स्वभाव और संस्कार के कवि हैं और शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक। कभी वे राजनीतिक भी एक गहरे अर्थ में है प्लेटो। कभी वे काव्य और दर्शन के पुराने कलह की याद दिलाते हैं तो कभी काव्य को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्बुद्ध मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रायः प्लेटो का स्मरण काव्य के विरुद्ध अनेक अभियोग लगाने वाले दार्शनिक आचार्य की तरह किया जाता है। उनके मत से काव्य की आग्राह्यता के दो आधार हैं, पहला दर्शन, दूसरा प्रयोजन। प्रयोजन वही पर भारतीय काव्य शास्त्र में जो चार पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय। मूलतः प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य है, एक है, अखंड है और ईश्वर ही उसका सृष्टा है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय यानी परम सत्य या ईश्वर का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के द्वारा निर्मित, अंकित या चित्रित करता है। इस क्रम में कला तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान प्रत्यय का अर्थात ईश्वर का, दूसरा स्थान उसके आभास यानी कि प्रतिबिंब या वस्तु जगत का और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। ईश्वर प्रकृति अनुकरण करता यानी कवि। इसलिए परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह मिथ्या है, झूठ है। प्लेटो
के शब्दों में कविता, कला सत्य से तिगुनी दूरी पर है या सत्य से तिगुना दूर होती है। अपने इस सिद्धांत कथन को प्लेटो अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित रूप होता है। यह प्रत्यय या विचार में ही निहित रहता है और यह रूप ईश्वर निर्मित है। विचार प्रत्यय में मौजूद उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण होता है। प्लेटो के द्वारा दिया गया पलंग का उदाहरण लें। यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यय या विचार में है और इस रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस विचार में विद्यमान रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी के पलंग का निर्माण करता है और उसके द्वारा निर्मित पलंग का चित्र कवि या कलाकार निर्मित करता है। इस प्रकार 3 पलंग हुए। एक तो वह जिसका निर्माण ईश्वर करता है, मतलब प्रत्यय या विचार रूप में पलंग। दूसरा वह जिसका निर्माण लकड़ी से बढ़ई करता है और तीसरा वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। इन तीनों के पलंग में अंतर है। मूल बात यह है कि वस्तु प्रत्यय में ही जीवित रूपायित होती है। वस्तु जो है प्रत्यय में ही रूपायित होती है, फिर उसके अनुकरण कर निर्माता उसे ठोस आकार देता है। यह आकार यथार्थ की नकल होता है, इसलिए उसकी स्थिति यथार्थ के दूसरे स्थान पर कलाकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार किसी माध्यम यानी शब्द, रंग, पत्थर, कवि शब्द लेगा, चित्रकार रंग लेगा, मूर्तिकार पत्थर के द्वारा उस ठोस वस्तु की नकल कर उसे नया रूप देता है। इसलिए वह यथार्थ से तीसरे स्थान पर है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि कला नकल की नकल है, अनुकरण का अनुकरण है, छाया की छाया है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, अर्थात नकल या मिथ्या है। प्लेटो अपना यह तर्क सभी कलाओं पर लागू करते हैं। प्लेटो का विचार है कि होमर और हेसियोड यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैसे कवियों के काव्य अथवा सोफोक्लीज, अरिस्थोफोनीज जैसे नाटककारों के नाटक भी अपवाद नहीं हैं। इन कृतियों को पढ़ने, देखने, सुनने से अच्छे नागरिकों का निर्माण आदर्श राज्य के लिए संभव नहीं है। नैतिकतावादी आग्रहों से प्रेरित होकर प्लेटो काव्य और कला की निंदा करते हैं। उनके कुछ तर्क इस प्रकार है। देखिए, होमर के महाकाव्यों इलियड, ओडिसी में देवताओं का चरित्र असत्य भी है और अनुचित भी। उनमें देवत्व कहाँ है, और देवत्व नहीं है तो वे मनुष्य के उन्नयन में सहायक नहीं हो सकते। होमर और हेसियोड के काव्य में ऐसे स्थल प्राय आते हैं जो पाठक को वीर और साहसी के बदले दुर्बल और काव्य बना देते हैं। काव्य तो ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों में शौर्य की भावना भरे, उनके चरित्र का निर्माण करे और मृत्यु की लालसा के लिए उन्हें तैयार करे। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है, प्लेटो का कथन है। अक्सर एग्जाम में, परीक्षाओं में ये सब पंक्तियां आती हैं कि दास्ता मृत्यु से भी बुरी चीज है। प्रायः कवि भोग और विलास की कामना से भरकर आवेशपूर्ण कामुकतापूर्ण भावों की सृष्टि करते हैं। उनसे शुद्धता और संयम में बाधा पड़ती है। चरित्रहीनता, भोग लिप्सा और अराजकता फैलती है। होमर के काव्य में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिनमें दुष्ट जन सुख भोगते हैं और सज्जन सुख से व्याकुल रहते हैं, दुख से व्याकुल रहते हैं, दुख से व्याकुल रहते हैं सज्जन। जहाँ सदाचार के लिए दंड और दुराचार के लिए सुख, वैभव और पुरस्कार मिलेगा, वहाँ नैतिकता और कैसे टिक सकेगी। कोमल बुद्धि वाले बालकों पर इन कहानियों का प्रभाव अनिष्टकारी होता है। नाटककार प्रायः हल्के, ओछे, तुच्चे, हंसोड़, मस्खरे, कामुक भावों का चित्रण पसंद करते हैं।
और प्रेक्षकों का एक वर्ग रंगशाला में ऐसे अभिनय की दाद भी देता है। होता यह है कि नाटककार उदात्त भावों से सर्वथा दूर रहते हैं। इससे समाज में ओछे भावों का वर्चस्व बढ़ जाता है। काव्य या नाटक की अंतः प्रेरणा भावोच्छलन या भावों के तीव्र आवेग से उत्पन्न होती है, तर्क से नहीं। और तर्क न होने के कारण अभावेश हृदय से चालित होता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि और हृदय में संतुलन का अभाव आ जाने के से कला उदात्त की सृष्टि नहीं कर पाती है। फिर भावमूलक होने से कला भाव को ही उद्दीप्त कर पाती है, तर्क को नहीं। तब होता यही है, काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है। इसी का दुष्परिणाम यह होता है कि काव्य सत्य और शिव से दूर हो जाता है। काव्य में प्रायः अन्योक्ति की रचना होती है। बालकों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे अन्योक्ति या यथार्थ में भेद कर सके। इसीलिए बच्चों के सामने शुद्ध और नैतिक विचारों की ही कहानियां आनी चाहिए, असत्य और अनैतिक कल्पनाओं से प्रेरित नहीं। इस प्रकार प्लेटो का काव्य नाटक विषयक विरोध साहित्येतर और नैतिक प्रतिमानों से प्रेरित है। उनके विचार से काव्य सृजन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद है। कवि उन्मत्त व्यक्ति है और काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित होकर रचना करता है। प्लेटो बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि साहित्य में मनुष्य के नैतिक पक्ष को संपन्न, समृद्ध और संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। साहित्य में मनुष्य के नैतिक पक्ष को संपन्न, समृद्ध और संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से वे नैतिकतावादी ही नहीं, उपयोगितावादी भी हैं। उनकी दृष्टि में सुंदर वही है जो सत्य और शिव से संपन्न है। प्लेटो ने काव्य प्रकृति और काव्य सृजन प्रक्रिया के साथ काव्य प्रभाव पर भी गहराई से विचार किया है। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में एक ओर तो वे कविता को सत्य का निम्नतर स्तर का चित्र या वर्णन मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कविता को आत्मा के अधम भाग से संबद्ध कर देते हैं। उनके विचार से मानव आत्मा की प्रकृति दोहरी होती है। प्रथम उत्तम भाग में बुद्धि और विवेक तथा दूसरे अधम भाग में शोक, क्रोध या आदि मनोविकार। इसलिए काव्य का प्रभाव आत्मा के निम्न स्तर से संबंधित होता है। प्लेटो के शब्दों में अनुकरण धर्मी कवि का उद्देश्य लोकप्रियता प्राप्त करना होता है, किंतु लोकप्रिय होने के लिए वह आत्मा के बौद्धिक पक्ष को संचालित और प्रभावित करके अपने पाठकों को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि वह सहज उत्तेजनशील संवेगों को संचालित करने में रुचि लेता है। इस प्रकार कवि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में दुष्ट प्रकृति का बीजारोपण करता है। दार्शनिक प्लेटो को कविता के विरुद्ध केवल यही शिकायत नहीं थी कि वह आत्मा के असाधु अंश का पोषण करती है, बल्कि कविता को लेकर उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि कविता हमारी वासनाओं को उत्तेजित करती है, उन्हें भड़काती और है, मनुष्य को अनियंत्रित बनाती है और आचरण भ्रष्ट प्राणी का रूप देती है। जबकि अच्छी कविता का काम हमारी वासनाओं को सुखाना, संयमित करना होना चाहिए। चूँकि काव्य एक ऐसी शक्ति से संपन्न होता है जो भली प्रकृति के व्यक्ति के लिए घातक होती है। अतः प्लेटो कविता को अग्राह्य मानते हैं। किसी कवि की सफलता का रहस्य यह होता है कि वह हमारी वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। क्योंकि जीवन में जब हम शोकाकुल होते हैं तो हमें भाव वेग और भाव उद्वेलन के क्षणों को संयत करने में मानवीय गौरव की अनुभूति होती है। हम धैर्य से उनका सामना करते हैं और इसी आचरण की लोक में सराहना भी होती है। गलत अश्रु भावुकता का लोक में आदर नहीं होता है। प्लेटो ने कहा, आमतौर पर सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए हम जिन भावों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं वे भाव अभिव्यक्त का अवसर खोजते रहते हैं। भावों के क्षणों में कविता
उन्हें यह अवसर प्रदान करती है और हमारे पूरे आत्मसंयम को शिथिल कर देती है। ध्यान देने की बात है कि प्लेटो की यह धारणा केवल दुख मूलक काव्य कृतियों या त्रासदी को लेकर नहीं थी, बल्कि काम आदि हास्य व्यंग मूलक विधाओं के संबंध में भी समान महत्व रखती है। परिहास का दमन हम मानव जीवन में इसलिए करते हैं कि कहीं हमें सत्ता भावुक मस्खरा न समझ लिया जाए, चाहे त्रासदी हो या काम आदि। प्लेटो का आदर्श अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है, एक ऐसे मनुष्य का निर्माण जो सुख दुख मूलक सभी प्रकार के संवेगों के दमन पर निर्भर है। चूंकि कविता इस दमन में बाधक है, इसलिए प्लेटो कहते हैं कि यह अनुकरण इन मनोवेगों को फैलाता, सींचता और पुष्ट करता है, जबकि हमको उन्हें सुखा देना चाहिए। यह उनको हमारा शासक बनकर स्थापित करता है, जबकि उनको तो शासित होना चाहिए। कितनी विचित्र बात है कि प्लेटो कविता का विरोध करते हुए कविता को अपने पक्ष समर्थन के लिए पूरा अवसर प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने कहा, प्रिगलाकन सचमुच इस द्वंद्व में बड़ी भारी बाजी लगी हुई है, इतनी बड़ी बाजी जितनी कि लोग समझते हैं ते नहीं हैं, क्योंकि इस द्वंद्व पर मनुष्य का भला या बुरा होना निर्भर है। अतएव क्या समाज, क्या धन, क्या पद, क्या कविता, प्रलोभन किसी को भी हमें न्यायपरायणता और सद्गुणों के प्रति असंयत एवं असावधान होने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का यह विचार रोमांटिक काव्य सिद्धांतों के विरोध में आज भी खड़ा है। प्लेटो त्रासदी के मूल में मौजूद करुणा और त्रास के दोहरे मनोवेग और उसके सुखात्मक प्रभाव के एहसास से परिचित। यह बात उनके संवादों में विशेषकर फिलेबस के विस्तार से मिलती है। प्लेटो के चिंतन में कवि और दार्शनिक का न केवल द्वंद्व है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के दोनों पक्षों में आश्चर्यजनक द्वंद्वात्मक एकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः कविता दर्शन को चुनौती देती है और दार्शनिक प्लेटो दर्शन से तुलना करते हुए ही कविता की आलोचना करते हैं। सच बात यह है कि दर्शन की ओर से कविता को चुनौती देकर प्लेटो ने उसके ऊपर एक गहन दायित्व सौंपने का कार्य किया। दर्शन और कविता में द्वंद्व प्लेटो के यहाँ दिखाई देता है। समाहार देखिए, यानी सारांश। आज भी बहुत से विद्वान प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों से जूझ रहे हैं, उनका सही समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। समय समय पर प्लेटो के संवादों में परिवर्तित काव्य शास्त्र में विकसित अनेक सिद्धांतों के बीच भी खोजने के ये प्रयत्न किए गए हैं। इस तरह के प्रयत्न करने वाले विद्वानों ने करुणा और त्रासद की दोहरी मिश्रित स्थिति या विवेचन सिद्धांत, विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत आदि के बीज संकेत प्लेटो में पाए हैं, जबकि सच बात यह है कि प्लेटो के चिंतन का महत्व काव्य सिद्धांतों की सूची बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि प्लेटो कविता को लेकर बुनियादी प्रश्न उपस्थित करते हैं। प्लेटो जैसे चिंतक इसलिए मूल्यवान है कि कविता पर सजग तार्किकता के साथ विचार करते हैं। प्लेटो के चिंतन का परिवर्तित काव्य चिंतन पर अनेक जगह प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न प्रभाव दिखाई देता है। अनेक आक्षेपों और वाद विवादों के केंद्र में रहते हुए भी प्लेटो का नाम पश्चिमी आलोचना जगत में आज भी उल्लेखनीय है। इसका प्रधान कारण यह है कि अरस्तु के काव्य सिद्धांत प्लेटो द्वारा कविता पर किए गए आक्षेपों का समाधान या उत्तर देने की मन स्थिति से उपजे हैं। प्लेटो के बिना अरस्तु के चिंतन की कल्पना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्लेटो ने कवियों का गौरव यह कहकर छीन लिया कि कवि नकलची होता है, यानी कि अनुकरण करता है। कवि के इस
इस छीने हुए गौरव को प्लेटो के शिष्य अरस्तु पश्चिमी काव्यशास्त्र ने पुनः स्थापित किया है। 20वीं सदी के महत्वपूर्ण चिंतक आलोचक टी.एस. एलियट रोमांटिक साहित्य सिद्धांतों के विरोध में खड़े हुए कारण रोमांटिक कविता में भाव अतिरेक और कल्पना अतिरेक से उत्पन्न असंतुलन उन्हें अमान्य है। स्वयं टी.एस. एलियट ने कवि की व्याख्या सर्जक के रूप में नहीं माध्यम के रूप में की है। संक्षेप में पश्चिम के कविता संबंधित चिंतन के वाद विवाद के मूल में प्लेटो कहीं न कहीं अवश्य रहे हैं। जैसे अपने यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में पहले आचार्य जो अपने हैं आचार्य भरत मुनि। तत्वमीमांसा कुछ शब्दावलियाँ देख लीजिए। तत्वमीमांसा मतलब कि ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि आदि के यथार्थ ज्ञान आदि का तर्कसंगत विवेचन। अन्यापदेशिक शैली यानी अन्योक्ति शैली। प्रतीयमान यानी ध्वनि या व्यंग द्वारा जाना जाता हुआ। गलद स्वभावुकता यानी अतिशय भावुकता। भावातिरेक यानी भावों की अधिकता। कुछ उपयोगी पुस्तकें देख लीजिए। पुस्तकें निर्मला जैन प्लेटो के काव्य सिद्धांत। निर्मला जैन और कुसुम बाड़िया पाश्चात्य साहित्य चिंतन। देवेंद्रनाथ शर्मा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। राम अवध द्विवेदी जो है साहित्य सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र और सावित्री सिन्हा के संपादन में पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रकाशित। भोलानाथ शर्मा जो है आदर्श नगर व्यवस्था। रिपब्लिक का मूल ग्रीक से अनुवाद। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि प्लेटो के काव्य प्रेरणा सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। प्लेटो द्वारा कविता पर लगाए गए आक्षेपों का विचार कीजिए। काव्य सत्य और अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत पर प्रकाश डालिए। प्लेटो का अनुकरण से क्या तात्पर्य है, उनके मूल मंतव्यों को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो के काव्य सिद्धांतों की सार्थकता और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं आपके लिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में या अपने उत्तर पुस्तिका पर या नोटबुक वगैरह में लिख सकते हैं। अब अरस्तु, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। अरस्तु का साहित्यिक चिंतन। साथियों, रिकॉर्डिंग 1 घंटे की है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि अरस्तु को अगले रिकॉर्डिंग में सुने। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग विशेषकर दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए है, तो कृपया आप उन्हें अवश्य साझा करें। धन्यवाद।